पर्यटन स्थल तिंसा फॉल में 2 लोगों के डूबने की आशंका, कपड़ों से हुई पहचान। खजराना इंदौर के रहने वाले बताए गए, सूचना से फैली सनसनी। भविष्य में हमें परमाणु ऊर्जा पर ही निर्भर होना पड़ेगा, कहा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने। कोयला और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से खत्म होने पर जताई चिंता। इन्वेस्टर्स मीट को लेकर तैयारियां तेज, मंत्री ने बैठक ले दिए निर्देश। अक्टूबर अंत में होने वाली मीट तक पीआरटीएस पूर्ण करने में प्रशासन ने जताई असमर्थता। छोटी खजरानी मस्जिद का मामला रमजान समाप्ति तक टला, बैठक रही नाकाम। समाजजनों ने वक्फ बोर्ड के मुफ्ती के पाले में डाली गेंद, कहा अल्लाह की जमीन देना उनके बस में नहीं। सावन के बाद लगेगी त्योहारों की झड़ी, रक्षाबंधन के लिए तैयार बाजार। बहनों को लुभा रही आकर्षक राखियां, खरीदारी शुरू, चहल पहल भी बढ़ी। सब्जियों पर मानसून की बेरुखी का साया, आसमान पर पहुंचे दाम। महंगी सब्जी खरीदने को मजबूर है लोग, दाल की हो रही थाली से दूर। और युवक की पीठ पर घोंपा चाकू, अंदर तक घुसा, युवक ने दिखाया साहस। चाकू लगी हालत में पहुंचा थाने, प्रॉपर्टी विवाद की बात आई सामने। भविष्य में हमें परमाणु ऊर्जा पर ही निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि कोयला और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन अब भारत में बहुत कम समय के लिए बचे हैं, जिसकी कमी को थोरियम के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। यह बात परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने केट के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा में कही। आर.आर. कैंट के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान भविष्य में भारत की परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि देश में कोयला और तेल जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधन बहुत कम समय के लिए बचे हैं और देश में जनसंख्या के मान से ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है। इसके लिए विकास दर की तुलना में 9 या 10% बिजली का उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इतनी मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए न तो हमारे पास कोयला है और न ही हम इसे आयात कर अपने बंदरगाह पर रख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में बंदरगाह भी कम ही है। हम ये पाते हैं कि ये साधन बहुत कम समय के लिए उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में ऊर्जा की आवश्यकता 8 या 9% रखना चाहते हैं, तो बिजली उत्पादन की क्षमता का विकास इसी के अनुसार कम से कम 9 या 10% प्रतिवर्ष होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास 2 उपाय हैं, या तो हम कोयला तेल आदि को बाहर से आयातित करते रहें, जो कि आप देखें हमारे देश की जितनी जनसंख्या है और जितनी हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बंदरगाह नहीं है जहाँ की इतनी मात्रा में कोयले से लदे हुए जहाज लाया जा सके, असंभव। एक सीमित प्रदूषण या वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव हमने अपने खुद के प्रयत्न से परमाणु ऊर्जा के हर एक आयाम में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर की है। हमारे रिएक्टर हम बहुत कम समय में, विश्व के मानदंड के हिसाब से 5 साल में बनाने का समय बहुत उत्तम कहा जाता है, हम 5 साल में बनाते हैं हमारे अपने रिएक्टर। हमारे रिएक्टर की अवेलेबिलिटी फैक्टर, मतलब कितने दिन रिएक्टर लगातार चल सकता है पूरी पावर पर, वो अवेलेबिलिटी फैक्टर हमारा 90% से लगभग है। हमारे कुछ रिएक्टर लगातार 550 दिन से भी ज्यादा चल के एक कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। आज हम लगातार चलते बिना रुके, और वो भी रोका क्यों जाता है? इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद है और हमारे ऑपरेटर के लिए भी आवश्यक होता है कि बीच में इंस्पेक्शन किया जाए, निरीक्षण किया जाए, तो उसके लिए रोकना पड़ता है।
देश में अभी 7 परमाणु रिएक्टर तैयार करने का काम चल रहा है। हमारे रिएक्टर ने हाल ही में 550 से भी ज्यादा दिन तक निरंतर चलकर कीर्तिमान रचा है। उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम के भंडारण का पता लगाने की तकनीक प्राप्त हो चुकी है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में यूरेनियम के हमारे देश में कमी है और प्रकृति ने इन कमी को थोरियम के माध्यम से पूरा किया है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ यूरेनियम की मात्रा कम है और प्रकृति ने इसकी कमी हमें अच्छी मात्रा में थोरियम देकर पूरी की है। थोरियम को हम आज किसी रिएक्टर में डालकर ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसकी कुछ सीमाएं हैं, किंतु जैसा मैंने कहा, हमारे आज के रिएक्टर में हम यूरेनियम डालेंगे और डाल रहे हैं। ये यूरेनियम इस रिएक्टर से बाहर निकलने के बाद परिष्कृत किया जाएगा। उससे जो एक नया तत्व निकलेगा जिसे हम प्लूटोनियम कहते हैं। प्लूटोनियम भी यूरेनियम जैसा ही परमाणु ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है। प्लूटोनियम को हम अपने द्वितीय चरण के रिएक्टर में प्रयोग करेंगे। दरअसल द्वितीय चरण का एक रिएक्टर जिसे हम PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, लगभग पूरा बन चुका है। 2 वर्षों के बाद हम उम्मीद करते हैं कि यह रिएक्टर तैयार हो जाएगा। कल आज हम विश्व के दूसरे ही देश ऐसे हैं जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना रहे हैं। बढ़ते रेडिएशन के सवाल पर उनका कहना था कि रेडिएशन हमारे चारों ओर है और प्राकृतिक कारणों से भी हमें रेडिएशन मिलता है। हालांकि ऊर्जा विभाग के ज्यादातर सवालों पर डॉक्टर सिन्हा स्पष्ट रूप से कुछ भी बोलने से बचते रहे। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र में गुरुवार को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में BARC केंद्र प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किए गए 12वें एक वर्षीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम 2011-12 के छात्र छात्राओं को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर RK सिन्हा द्वारा भाभा पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। एक वर्षीय इस पाठ्यक्रम में शोभित चक्रवर्ती ने बाजी मारते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। 12वें एक वर्षीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम 2011-12 के दीक्षांत समारोह में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर RK सिन्हा ने पाठ्यक्रम के 1 दर्जन छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और होमी भाभा पदक से सम्मानित किया। एक वर्षीय इस पाठ्यक्रम में शोभित चक्रवर्ती ने पहला स्थान प्राप्त किया। समारोह को संबोधित करते हुए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर RK सिन्हा ने पिछली साल की यादों को ताज़ा करते हुए केट की तारीफ करते हुए कहा कि राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह संस्था मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने ओरल कैंसर के क्षेत्र में जागरूकता की बात भी कही। We get our uranium, which we lack, to build new pressurized water reactors, also build new light water reactors. Our industry also gets an opportunity to contribute to supply of equipment and expertise. समारोह में बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी केंद्र के निदेशक डॉक्टर PD गुप्ता सहित संस्था के कई वैज्ञानिक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। अक्टूबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीट से संबंधित विषयों पर तैयारियों को लेकर बैठक पर दौरा किया। कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि मीट बुलाने का मकसद केवल उद्योग लगाना ही नहीं, बल्कि प्रदेश को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाना भी है। विजयवर्गीय ने मौजूद अधिकारियों को इन्वेस्टर्स मीट के दौरान दुल्हन की तरह सजाने व BRTS समेत सुपर कॉरिडोर व क्रिस्टल IT पार्क को तैयार करवाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। विजयनगर स्थित एक निजी होटल में आयोजित बैठक को कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित किया। उद्योग मंत्री ने पहले एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा तैयार किया गया प्री प्लान देखा, जिसमें डेलीगेट्स के आने जाने, ठहरने, घूमने फिरने जैसे तमाम मुद्दों पर गहरा अध्ययन किया गया। इस पर उद्योग मंत्री ने मौजूद विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें जो शहर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे BRTS का आपने कुछ व्यवस्थाओं के बाद मंत्री ने शहर को सजाने का जिम्मा IDA व नगर निगम के अधिकारियों को दिया। विजयवर्गीय ने सुझाव दिया कि शहर के सभी मॉल व प्रसिद्ध दुकानदारों से बातचीत कर खास ऑफर्स भी डेलीगेट्स को दिलवाए जाए
व इंदौर की मशहूर चीजों की खरीदारी पर डिस्काउंट भी दिया जाए। विजयवर्गीय ने सभी सरकारी भवनों व मॉल्स को सजाने का सुझाव भी बैठक में रखा। बैठक में मौजूद कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने मंत्री को बताया कि प्रशासन अक्टूबर तक किसी भी हालत में ऑटोमेटिक बस सिस्टम BRTS पर चालू नहीं कर पाएगा, जिस पर विजयवर्गीय ने काम 3 महीनों में पूरा करने की बात कलेक्टर से कही। मंत्री ने यह सुझाव भी दिया कि अगर पूरे BRTS के बस स्टॉप नहीं बनाए जा सकते तो GPO या भंवरकुआं तक ही बस स्टॉप बनाएं, ताकि कुछ तो नया डेलीगेट्स को दिखाया जा सके। हालांकि BRTS के मसले पर कलेक्टर ने मंत्री को बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन अक्टूबर तक BRTS पर ऑटोमेटिक सिस्टम समेत कॉरिडोर शुरू नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई है, जिसका असर देश प्रदेश पर भी है। पिछले MOU फेल होने के सवाल पर मंत्री का जवाब था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जितने MOU हों वे सभी सफल हों, लेकिन इस बार सरकार का प्रयास निवेशकों से पैसा लेने के बजाय प्रदेश को देश व विदेश में ख्याति दिलाना भी है। आज मैं अगर कोई प्लान बनाता हूं और पता लगा कि 15 दिन बाद कोई स्कीम चेंज होगी तो मेरा प्लान मुझे ड्रॉप करना पड़ता है। इसलिए आज मैंने जो MOU किया उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए जो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण कभी भी आप MOU करेंगे पर आप सोचोगे 100% MOU ज़मीन पर आ जाए, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे इन्वेस्टर का मूड भी चेंज होता है। आइए डालते हैं एक नजर इन्वेस्टर मीट से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। बैठक के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे बाईपास स्थित लाभगंगा गार्डन पर होने जा रही मीट से जुड़े स्थान को देखने गए, जहां अधिकारियों से विजयवर्गीय ने जानकारियां जुटाई। ड्रोन का अलाइनमेंट यही होगा, यही लेंथ में। हाँ सर, ये स्टेज उस तरफ हो रहा है सर। मंत्री ने मौके पर प्लान में कुछ फेरबदल कर नवीन प्लान बनाकर इवेंट कंपनी को देने के निर्देश दिए। मंत्री के काफिले में भोपाल से आए अधिकारी, स्थानीय कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम व IDA के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों से विजयवर्गीय को रूबरू कराया। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। BRTS की सबसे बड़ी बाधा रमजान के बाद तक जस की तस रहने वाली है। छोटी खजरानी मामले पर हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बनी कमेटी की बैठक एक बार फिर नाकाम रही। बैठक में मस्जिद के कर्ताधर्ताओं ने साफ कर दिया कि अल्लाह के घर को देने का अधिकार वे नहीं रखते हैं और इस पर फैसला वक्फ बोर्ड के मुफ्ती के आने के बाद ही हो पाएगा। इससे इतना जरूर साफ हो गया है कि छोटी खजरानी मस्जिद पर फैसला रमजान के बाद ही लिया जा सकेगा। वहीं प्रशासन ने चर्चा के दौरान बैठक सकारात्मक होने का दावा किया। संभागायुक्त कार्यालय में गुरुवार शाम को BRTS के मार्ग में आने वाली छोटी खजरानी मस्जिद को हटाने के संबंध में हुई बैठक में कुछ खास निकल कर नहीं आ पाया। बैठक में पूरे वक्त छोटी खजरानी मस्जिद के कमेटी सदस्य इसी बात पर अड़े रहे कि मस्जिद की जमीन वे नहीं दे सकते। जमीन न देने के पीछे कमेटी सदस्य ने तर्क दिया है कि मस्जिद का निगहबान अल्लाह है। दो बात थी कि एक तो स्ट्रक्चर जो कच्चा है वो दे दिया जाए ताकि पैदल चलने वालों के लिए और पानी के लिए, तो हमने बताया कि हम नहीं दे सकते। हमारी 3 अथॉरिटी देवबंद, बरेली और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके लिए कतई मना कर दिया है कि जहां नमाज होती है चाहे वो सहन भी हो नहीं दी जा सकती, तो उसके लिए हमने इनकार कर दिया। उसके लिए तय हुआ है कि हमारे जो तीसरे मेंबर हैं मुफ्ती जुनैद वो आएंगे, तो रमजान बाद उनसे चर्चा इस बारे में की जाएगी। इस मामले ने कमेटी ने साफ किया कि वक्फ बोर्ड के मुफ्ती जुनैद के आने के बाद ही वे कुछ कर पाएंगे, यानी रमजान के खत्म होने तक BRTS के लिए जमीन मिलने का मामला एक बार फिर टल गया है। संभागायुक्त कार्यालय में कमिश्नर प्रभात पाराशर और कलेक्टर आकाश त्रिपाठी की मौजूदगी मस्जिद कमेटी की बैठक हुई। एक तरफ जहां मस्जिद कमेटी ने जमीन देने से इनकार किया, वहीं संभागायुक्त ने बैठक को सार्थक बताया और कहा कि 20 मीटर हिस्से में पाइपलाइन का काम जल्द ही किया जाएगा। मस्जिद के बारे में
जो भी बैठक आज हुई उसके परिणाम काफ़ी सार्थक रहे हैं और पूरी समिति पूरी इस बात पर सहमत रही कि पाइप लाइन का काम शुरू किया जाए और जो पाइपलाइन जो दूध से आई है देवास तक जा रही है और मस्जिद के जो पोर्शन में करीब 20 मीटर पोर्शन के कारण वो रुकी थी, समिति ने उसमें सहमति दी कि पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया जाए। और अन्य स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि रमज़ान चल रहा, मुफ्ती साहब इस समय उपलब्ध नहीं है, बाहर गए हैं, तो कमेटी उनसे चर्चा करने के बाद फिर आगे अपना निर्णय देगी। बहरहाल आगे की बैठक में फैसला क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शहर हित को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थल के प्रतिनिधि सकारात्मक निर्णय जरूर लेंगे। सावन के बाद त्योहारों की छड़ी लगना शुरू होने वाली है। एक के बाद एक आने वाले त्योहारों के मद्देनजर शहर के प्रमुख बाजारों में महिलाओं की चहल पहल खासी बढ़ गई है। इसी कड़ी में भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन को लेकर भी बाजार में महिलाएं बड़ी संख्या में खरीदारी कर रही हैं। बाजारों में महिलाओं की भीड़ दोगुना बढ़ने से इस बार व्यापारी भी अच्छे व्यापार की उम्मीद कर रहे हैं। लंबे समय से अच्छी ग्राहकी और बाजारों में रौनक का इंतजार कर रहे व्यापारियों के चेहरे पर त्योहारों के मद्देनजर अब खुशी दिखाई देने लगी है। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले प्रमुख त्योहारों को देखते हुए अब बाजारों में रौनक और खरीदारी का माहौल बनने लगा है। शहर के बाजारों में महिलाओं की भीड़ दोगुना बढ़ने से उत्साह बना हुआ है। दरअसल त्योहारों में सबसे पहले आने वाले भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आएगा। रक्षाबंधन के इस त्योहार पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें खरीदारी करने बाजार पहुंच रही हैं। दुकानों पर भी रंग बिरंगी आकर्षित करती नई नई वैरायटी की राखियां सबको लुभा रही हैं। इस बार बाजार में बच्चों के लिए जहां लाइटिंग, एंग्री बर्ड्स, छोटा भीम, हैरी पॉटर, मिक्की, डोनाल्ड सहित हवा वाली राखियां मौजूद हैं, वहीं भैया भाभी पैटर्न में फैंसी आइटम, जरदोजी, हैदराबादी मोती और कुंदन से जड़ी हुई राखियां अपनी ओर बहनों को आकर्षित कर रही हैं। इसके अलावा हल्दी कुमकुम रखने के फैंसी आइटम और विभिन्न तरह के गिफ्ट्स भी दुकानों पर मौजूद हैं, जिनकी खरीदारी महिलाएं बड़े उत्साह से कर रही हैं। राखी व्यवसायी के अनुसार अलग अलग प्रदेशों से राखियों को मंगवाया गया है। वहीं बाजार में हर कीमत में राखियां उपलब्ध हैं। ग्राहकों में तो बहुत उत्साह है। हमारी ग्राहकी 1 महीने पहले चालू हो जाती है राखियों की, और राखियाँ हमारे जैसे हैदराबाद से आई है, मोती वाली राखियाँ हैं, और कलकत्ता के पेयर हैं बहुत बढ़िया भैया भाभी के। और बच्चों की राखी में तो बहुत कलेक्शन है मेरे पास, जैसे कि डोरेमोन है, और एंग्री बर्ड्स की राखी है, और जैसे कि पू वाली राखी है, लाइट वाली राखियों में एक जैसे बहुत चल रही है हवा वाली राखियाँ। अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने आई बहनें भी नई नई वैरायटी देखकर खुश हैं। कोई शहर से दूर अपने भाई के लिए राखी खरीद रही हैं, तो कोई पूरे परिवार के लिए राखी खरीदने बाजार आई हैं। ऐसा है कि राखी का त्योहार आ रहा है, तो बाजार में निकलेंगे देखने के लिए कि क्या क्या किस तरह की है, जो अच्छी लगी वो हमने खरीदी है, और सोचे कि अच्छी राखी हो तो भाई को बांधे तो अच्छा, भाई भी याद करेगा ना हमें। हमने स्टोन वाली खरीदी है, थोड़ी अलग की। हाँ, थोड़े दिन तो बांध के रखे, ऐसा नहीं कि एक दिन बांध ही रखा था। थोड़े दिन, जितने दिन बांधेगा उतने दिन याद तो करेगा ना। मैंने तो अभी हम लोगों ने सबसे ज़्यादा राखी तो कपल्स राखी ली है। आजकल अच्छी बहुत सुंदर चूड़े की राखियाँ जो नई स्टाइल की आई हुई है, बेंगल्स वाली, वो मैंने ली है। इस बार राखियाँ बहुत ही सुंदर आई हुई है मार्केट के अंदर। अभी तक मैं कम से कम 100 या 200 राखियाँ खरीद चुकी हूँ, क्योंकि हम लोगों की फैमिली बहुत बड़ी है और सभी अलग अलग वैरायटी की राखी ली है अभी हम लोगों ने। रक्षाबंधन के अलावा मुस्लिम समाज का मुख्य त्योहार ईद भी नजदीक है। इसको लेकर भी बाजारों में ग्राहकों की भीड़ दुगना बढ़ चुकी है। टमाटर के सुर्ख तेवर कायम हैं और अब हरी मिर्ची, धनिया के भाव आसमान पर जा पहुंचे हैं। हल्की बारिश के बाद सब्जियों के भाव में आंशिक गिरावट तो आई, लेकिन फिर भी मंडी में कम आवक और अच्छी बारिश न होने के कारण सब्जियों के दाम आम आदमी को राहत नहीं दे पा रहे हैं। त्योहार पर लोग महंगी सब्जियां खरीदने को मजबूर हैं। मॉनसून की लगातार बेरुखी बनी रहने के कारण इस बार सब्जियों की आवक और फसल खासी प्रभावित हुई है। इसी के चलते थोक सब्जी मंडी और खेरची मंडी में हरी सब्जियों के भाव लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। हालांकि अचानक हुई बारिश से सब्जियों के दाम में आंशिक गिरावट आई, लेकिन फिर भी इन दिनों मंडी में लगभग हर सब्जी आम जनता के बजट से बाहर ही है। टमाटर अपने सुर्ख तेवर दिखाते हुए जहां 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं अब सब्जी से हरी मिर्च और धनिया का स्वाद भी कम होता जा रहा है। गुरुवार को खेरची मंडी में हरी मिर्च और धनिया 40 रुपए किलो बिका। महंगी होती सब्जियों से आम आदमी को खासी मार झेलनी पड़ रही है।
सब्जी व्यापारी के अनुसार महंगी सब्जी होने का मुख्य कारण बारिश न होना है। सब्जी की आवक इसलिए कम हो रही है, धनिया मिर्ची में तेजी है, वो टमाटर में तेजी है, तो पानी नहीं गिरने की वजह से तेजी है मार्केट के अंदर। मिर्ची धनिया आज क्या भाव बिका? मिर्ची बिकी 40 रुपये किलो, वो धनिया 40 रुपये किलो, टमाटर 30 रुपये किलो, मेथी बिक रही 60 रुपये 50 रुपये किलो, पत्ता गोभी 20 रुपये किलो। वहीं ग्राहकों का कहना है कि पहले की तुलना में सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन व्रत और उपवास के चलते खरीदना भी मजबूरी है। अब सब्जियों के साथ साथ हरी मिर्च का तीखा स्वाद और धनिया भी सब्जियों से गायब हो रहा। जो पहले 5 रुपये पाव मिलती थी, 10 रुपये पाव मिलती थी, अब 20 रुपये पाव मिलने लगी है। 80 रुपये 100 रुपये किलो से सब्जी करनी है। अब बताइए कैसे क्या खाएं? हर चीज़ महंगी है इस ज़माने में, तो डबल टिबल हो रहा है। और वो सब्जियां भी ऐसी आ रही हैं जो बिल्कुल बेकार है। अच्छी सब्जी लो तो अच्छे भाव दो खूब। गुरुवार को सब्जियों के खेरची मंडी में भाव इस प्रकार रहे। बहरहाल फिलहाल सब्जियों के दाम में गिरावट आने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। आने वाले दिनों में सब्जियों के भाव बारिश पर निर्भर करेंगे। मानसून की खेच के चलते हरी सब्जियों के भाव आसमान पर होने के साथ ही आम आदमी की थाली से अब दालें भी दूर होने लगी है। बारिश के अभाव के चलते तुअर दाल के भाव में 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है, तो मूंग दाल में 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है। प्रदेश और आसपास के इलाकों से लगातार मानसून की बन रही दूरी से आम आदमी के खान पान पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। हरी सब्जियों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब दालें खरीदना भी आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। बारिश न होने के कारण पिछले 15 दिनों से तुअर और चना दाल में 1000 से 1200, मूंग दाल में 800 से 1000 और मसूर दाल में 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी बनी हुई है। हालांकि पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश और आसपास के प्रदेशों में हुई वर्षा से जरूर दालों के भाव में आंशिक कमी देखी गई। तुअर दाल में 200 से 300, चना दाल में 200 और उड़द दाल में 400 रुपए प्रति क्विंटल की नरमी आई है। लेकिन मानसून की वापस दूरी होने के कारण भावों में तेजी की संभावना बनने लगी है। दाल व्यापारी के अनुसार अच्छी वर्षा और कम ग्राहकी होने की स्थिति में दालों के भाव में नरमी का रुख बनेगा। पिछले कुछ दिनों से दालों में तेजी का वातावरण बना है। इसका मुख्य कारण जो है वर्षा की खेच है। वर्षा की खेच से करीब तुअर और चना दाल में 1000 से 1200 रुपए की तेजी रही है पिछले 15 दिनों में, और दूसरी दालों में भी 800 से 1000 की करीब करीब तेजी रही। लेकिन 2 दिन पहले जो वर्षा गिरी वो पूर्ण मध्य प्रदेश में अच्छी वर्षा थी। इसमें जो है 200-400 रुपये उड़द में नरमी आई, 300-100 रुपये दूसरी दालों में भी नरमी आई। अगर वर्षा निरंतर जारी रहती है और वर्षा अच्छी गिरेगी मध्य प्रदेश में या आसपास के इलाकों में, तो दालों में अच्छी खासी नरमी की भी संभावना देखी जा सकती है, क्योंकि ग्राहकी के अभाव होने से दालों में ग्राहकी बिल्कुल नहीं है। इस वजह से भी भाव गिरेंगे। अगर मानसून मेहरबान रहता है तो दालों में अच्छी खासी नरमी आगे देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि इन दिनों तुअर दाल की आवक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक से हो रही है। वहीं चना, मूंग, मसूर और उड़द दाल मध्य प्रदेश और राजस्थान से अच्छी हो रही है। आइए डालते हैं एक नजर दालों के भाव पर। तुअर दाल 6500 और 7500, चना दाल 6200 और 6400, मूंग दाल 6000 और 6200, मूंग मोगर 6800 और 7200, उड़द दाल 4500 और 4800, उड़द मोगर 6000 और 6500, मसूर दाल 4400 और 4800। आने वाले दिनों में दालों के भाव बारिश पर निर्भर करेंगे। बच्चों और युवा पीढ़ी को सैन्य शक्ति से परिचित कराने के उद्देश्य से गुरुवार को AICT शिक्षण संस्थान द्वारा कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के कुछ अंश भी प्रोजेक्टर के माध्यम से स्कूली बच्चों को दिखाए गए। NICT शिक्षण संस्थान और पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी 524 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। फिर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास और सैन्य शक्तियों की वीर गाथाओं से बच्चों और युवा पीढ़ी को अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के कुछ अंश भी स्कूली बच्चों और अतिथियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाए गए।
कार्यक्रम में विंग कमांडर डीपी तिवारी, कर्नल मनोज बर्मन, कैप्टन एसी पंड्या, प्रतीक्षा श्रीवास्तव सहित स्कूली बच्चे उपस्थित थे। देवलिया विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक इस बार बगैर किसी हंगामे के समाप्त हुई। बैठक में अधिकांश मुद्दों पर सहजता से सहमति बनी। देवलिया विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक में प्रमुख मुद्दों में खासतौर पर पीएचडी और एमफिल अध्यादेश को मान्यता दी गई। साथ ही आईआईटी पाठ्यक्रम को 2015 तक यूनिवर्सिटी कैंपस में ही चलाने की बात बैठक में रखी गई। वहीं आईआईपीएस के प्रोफेसर वीके तिवारी को अपनी बात रखने का एक और मौका परिषद ने दिया। विश्वविद्यालय के कैंपस में जो आईआईटी को हमने संचालन के लिए भवन दिया है, जगह दी है, उसको 2015 तक एक्सटेंशन करने का स्वीकृति प्रदान की गई है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था पीएचडी और एमफिल के पाठ्यक्रम अध्यादेशों के संबंध में, उसमें भी कार्य परिषद ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। अब विद्यार्थियों को ये लाभ होगा कि पीएचडी में प्रवेश के लिए एक शुरुआत हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा था आईआईपीएस के डायरेक्टर बीके त्रिपाठी जी का। उस संबंध में निर्णय ये लिया गया है कि डॉक्टर बीके त्रिपाठी को एक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था विभागाध्यक्ष जो हैं उनको 3 वर्ष पूरे हो गए, उनका रोटेशन का मुद्दा था। इस संबंध में भी कार्य परिषद ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। उधर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कुलपति से मुलाकात की, साथ ही विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के 5 सदस्य गुरुवार को दूसरे दिन भी अनशन पर हैं। अनशन पर बैठे सदस्यों का कहना है कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का अनशन जारी रहेगा, तब तक उनका भी अनिश्चितकालीन अनशन कृष्णपुरा छतरी पर जारी रहेगा। जन लोकपाल बिल और भ्रष्ट मंत्रियों के साथ दागी और अपराधी सांसदों की जांच और उन पर कार्यवाही की मांग को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और टीम अन्ना के 2 और सदस्य अनशन पर बैठे हैं। टीम अन्ना के समर्थन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की इंदौर इकाई भी मैदान में है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले कुछ कार्यकर्ता कृष्णपुरा छतरी पर टीम अन्ना के समर्थक में क्रमिक, मौन और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। अनशन के दूसरे दिन अन्ना समर्थक जरूर कम नजर आए, लेकिन जोश कम नजर नहीं आया। अब तो सारा देश है अन्ना, और तो फिर से पटना अन्ना अन्ना अन्ना, अन्ना जाओ रे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्ना जाओ रे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनशन को लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों का कहना है कि अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सदस्य का स्वास्थ्य अभी बिल्कुल ठीक है। समय समय पर डॉक्टर और उनका मेडिकल चेकअप भी कर रहे हैं। वहीं अनशन जारी रखने की बात पर उनका कहना है कि जब तक दिल्ली में टीम अन्ना के अरविंद केजरीवाल का अनशन जारी रहेगा, तब तक कृष्णपुरा छतरी पर भी सदस्यों का अनशन जारी रहेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ ही देश भर के विभिन्न शहरों में भी अन्ना समर्थक भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन से जुड़कर अनशन कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माँ बाप अपने नवजात शिशुओं को लावारिस छोड़कर चले जाएं? शायद कभी नहीं, लेकिन शहर में ऐसा एक मामला सामने आया है। जन्म से जुड़े हुए बच्चों को पालने में अक्षम उनके माता पिता बच्चों को अस्पताल में ही लावारिस छोड़कर चले गए। माता पिता के साये से महरूम बच्चों को अब एमवाय के कर्मचारी पाल रहे हैं। इन बच्चों ने अभी अपने माता पिता की शक्ल भी नहीं देखी है और अब शायद देख भी ना पाए। इसकी ये वजह नहीं कि इनके माता पिता दुनिया में नहीं हैं, बल्कि इन बच्चों के माता पिता ने इन्हें छोड़ दिया है। सरदारपुर के ग्राम बंदी खेड़ी के मुकेश और प्रेमाबाई के इन बच्चों ने करीब 10 दिन पहले जन्म लिया है। दोनों बच्चों की खता इतनी है कि ये शरीर से जुड़े हुए थे और इनके माता पिता यानी कि मुकेश और प्रेमाबाई गरीब मजदूर हैं। मजदूर दंपति ने सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया तो अस्पताल वालों ने मदद के हिसाब से बच्चों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल भिजवा दिया था। यहाँ डॉक्टरों की टीम ने 17 तारीख को बच्चों का एक ऑपरेशन भी किया था, लेकिन बच्चों की हालत ऐसी है कि उन्हें अभी 1 साल से ज्यादा अस्पताल में ही रहना होगा। रोज मजदूरी कर रोज कमाने वाले मुकेश और प्रेमाबाई ने शायद ये सोचा कि इन बच्चों के लिए अस्पताल में रुके तो उनका जीवन ही रुक जाएगा, ना तो वे कमा पाएंगे और ना ही खा पाएंगे। इस वजह से ऑपरेशन के 2 दिन बाद ही दंपत्ति बच्चों को अस्पताल के कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर वे चले गए। अस्पताल के कर्मचारियों ने पहले तो इन बच्चों के माता पिता को तलाशा और जब वे नहीं मिले तो एमवाय पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी। अब पुलिस मुकेश और प्रेमाबाई को तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वे मिल पाएंगे और अगर मिल भी गए तो गरीब माता पिता बच्चों को रखेंगे ही, यह कह पाना भी मुश्किल है। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आरटीओ और यातायात पुलिस ने शहर में दौड़ रही टाटा मैजिक वाहनों पर गुरुवार को संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान विभाग ने टाटा मैजिक चालकों को गाड़ी में बैठकर व्यवस्था ठीक करने की हिदायत दी। साथ ही जिस टाटा मैजिक का फिटनेस चेकिंग में सही नहीं पाया गया, विभाग ने उन सभी गाड़ियों को जब्त भी किया। इस दौरान विभाग ने बिना परमिट के दौड़ रही 7 मैजिक भी पकड़ी। आरटीओ और यातायात पुलिस ने गुरुवार को बड़ा गणपति चौराहे के साथ एमटीएच कंपाउंड पर संयुक्त कार्यवाही की। विभाग ने सड़क पर बिना फिटनेस के दौड़ रही 50 से ज्यादा टाटा मैजिक को जब्त किया। विभाग ने 7 बिना परमिट की गाड़ी भी पकड़ी। चेकिंग के दौरान आरटीओ संजय सोनी और एआरटीओ सुनील तिवारी ने गाड़ियों में किस तरह की बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात की हिदायत भी मैजिक चालकों को दी। जो ओरिजिनल सीट लगाती वो ये पड़ी हुई है, ठीक है, क्लियर। ओरिजिनल सीट इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए। इनने उठा के बदमाशी की, ये सीट बना दी, ओरिजिनल इनकी हटा के ये छोटी सीट बना दी। इसका पर्पज है कि जब छोटे से में आदमी बैठेगा, इधर गैप हो जाएगा तो बीच में भी ये सेट कर देते हैं। फिर उसके बाद ये सीट को आगे ऐसा करके उधर पैर रख के, जो आप पब्लिक को देखते हैं ना कितनी अनकम्फर्ट बैठती है, मगर वो मजबूरी बैठ के चली जाती है। हमारी माताएं बहनें जब बैठती तो एक दूसरे से सट के बैठते हैं जब रंगा, और इसी में दूसरी कार्रवाई होती है। ये है इसकी कोई, ठीक है। ये वो वायलेशन क्या है, ये सीट को छोटा किया, ओरिजिनलिटी इसकी खत्म कर दी, फिटनेस का वायलेशन हो गया। पीछे वाली सीट अलग से बना के रखी, फिटनेस का वायलेशन, क्लियर। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील तिवारी के मुताबिक पूर्व में भी टाटा मैजिक चालक संघ को गाड़ियों में बैठक व्यवस्था सुधारने की हिदायत आरटीओ ने दी थी, लेकिन अधिकांश ने इसका कोई पालन नहीं किया। इक्का दुक्का गाड़ियों को छोड़कर सभी टाटा मैजिक अनफिट गाड़ियों को जब्त कर लिया है। आज जो कार्रवाई हो रही है वो खासतौर पे टाटा मैजिक के बारे में है, और टाटा मैजिक के बारे में एक आम शिकायत है कि इन लोगों ने अपनी सीटिंग कैपेसिटी को बदल लिया है। जो सीटिंग कैपेसिटी 7 की है उसमें 3 सीटें एक्स्ट्रा लगा के आगे एक और सीट साइड में लगा के, इस तरह से ना तो जनता ठीक से बैठ पा रही है, महिलाओं को विशेष तौर पर दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इनको बीच में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें यूनियन के पदाधिकारी और दूसरे जो टाटा मैजिक के मालिक थे सभी को ये हिदायत दी गई थी, एक नियत समय सीमा दे दी गई थी, और ये उम्मीद की गई थी कि इस समय सीमा में सभी टाटा मैजिक वाले अपनी सीटिंग कैपेसिटी को पुरानी स्थिति में, जो ओरिजिनल टाटा मैजिक आती है उस स्थिति में ले आएंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज हमने चेकिंग पर जब सड़क पर हम लोग उतरे हैं तो हमें ऐसी टाटा मैजिक देखने को नसीब नहीं हुई है कि जिन्होंने अपने ओरिजिनल स्वरूप में टाटा मैजिक को रखा हो। बहरहाल अब कहा जा सकता है कि यातायात विभाग जब्त गाड़ियों को तभी छोड़ेगा जब गाड़ी चालक बैठक व्यवस्था सामान्य कर लेंगे। दिमाग की नस दर्द करने लगती है तो वह तड़प उठता है। जरा सोचिए कि अगर किसी इंसान के दिमाग में पूरी की पूरी चाबी ही घुस जाए तो उसका क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही एक केस आया इंदौर के ईएसआईसी हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने न केवल दिमाग से चाबी सही सलामत निकाली बल्कि मरीज को स्वस्थ करने का भी काम बखूबी किया। डॉक्टर्स के मुताबिक इस तरह का रेयर केस लाखों में एक होता है। जिस शख्स को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम मनोज गिरी है। 26 वर्षीय मनोज गिरी रीवा का रहने वाला है। वहीं पास में एक बारात में शामिल मनोज कुछ लोगों में चल रहे विवाद को रोकने पहुंचा। बीच बचाव के दौरान किसी ने मनोज के सिर पर किसी चीज से दे मारा। घायल गिरी ने दर्द की शिकायत के बाद अपना इलाज पहले स्थानीय फिर ईएसआईसी अस्पताल में कराया। डॉक्टर्स ने भी मर्ज खोजने की लाख कोशिशें की लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिरकार ईएसआईसी के डॉक्टर कुसुम पाटीदार ने मरीज का सीटी स्कैन कराने का फैसला किया, जिसमें दिमाग में घुसी चाबी साफ नजर आई। पहले तो दिमाग में चाबी घुसी देख डॉक्टर्स के भी होश फाख्ता हो गए, लेकिन प्लानिंग करके मनोज का ऑपरेशन करने का फैसला किया गया और सफल ऑपरेशन कर टूटी हुई चाबी निकाली गई। डॉक्टर्स के मुताबिक इस तरह के मामले लाखों में कोई एक ही सामने आ पाता है। मैंने उस पेशेंट का एक्सरे करवाया तो एक्सरे में एक रेडियो ओपेक शेडो, मतलब धातु की ऐसे कोई सी चीज़ मेटालिक हमें दिख रही थी। उस एक्सरे को मैंने फिर से रिपीट एक एक्सरे करवाया। मतलब कभी कभी होता है कि आपको आर्टिफैक्ट कुछ दिखता है, तो उसका रिपीट एक्सरे कराने पे सेम साइट पे सेम रेडियो ओपेक शेडो हमें दिखा। देन वी गॉट इट कि समथिंग इज़ देयर, डेफिनेटली कुछ धातु की कोई सी चीज़ अंदर फंसी हुई है। फिर उसका सिटी स्कैन टिम्पेनोमेस्टॉइड रीजन करवाया हमने, सिटी स्कैन सिर का जो होता है वो करवाया। तो उसमें ऐसे लग रहा था कि चाबी का जो टुकड़ा आगे का धातु वाला टुकड़ा रहता है वो करीबन 1 इंच के करीब टुकड़ा दिख रहा है उसमें। फिर हमने उस पेशेंट का ऑपरेशन प्लान किया। फिर हमने ब्लड ग्रुप उस पेशेंट का कराया, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था। इंदौर में सारे ब्लड बैंक्स में हमने ब्लड ग्रुप मैंने पता लगाया, सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल में एक
ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप था। फिर उस पेशेंट का हमने प्लान किया और करीबन 1.5-2 घंटे की सर्जरी करने के बाद में उसका निकाला और फॉर्चुनेटली अभी पेशेंट एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर यही उपचार निजी अस्पताल में करवाया जाए तो इसका अनुमानित खर्च 50,000 से ज्यादा आ सकता था। पीथमपुर में एक फैक्ट्री में मशीन चलाने वाले मनोज गिरी ने ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होने की बात कही। ऑपरेशन के बाद तो अच्छा लग रहा है, मेरे को सही लग रहा है। नहीं मेरे को तो बहुत टेंशन हो गया था, पूरा एकदम नील नहीं। वो चाबी निकली है, वो मोटरसाइकिल की चाबी निकली है, वो चाबी घुसी थी। इतने दिन आप चाबी लेके? हाँ 2-2.5 महीने चाबी अंदर पड़ी रह गई, मेरे को मालूम नहीं था। वही दर्द हल्का हल्का करता था, हो गया। ज़्यादा दर्द भी नहीं रहता था कि अच्छा हमारा दर्द रहता था, हल्का दर्द दबाने में दर्द करता था। बहरहाल मरीजों का उपचार करने वाले डॉक्टर्स का प्रयास सफल हुआ और एक मरीज को दर्द से छुटकारा मिला। शासकीय अंबेडकर अस्पताल ही नहीं, पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स व स्टाफ की कमी है, जिसे दूर करने के लिए प्रयास जारी हैं। यह बात प्रदेश के संयुक्त स्वास्थ्य संचालक PS खस्सू ने स्थानीय शासकीय अस्पताल का दौरा करने के बाद कही। वे विशेष रूप से हॉस्पिटल की सुविधाओं व व्यवस्था के साथ अव्यवस्था व कमी पेशी को देखने आए थे। इस दौरान संयुक्त स्वास्थ्य संचालक ने अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों से बातचीत भी की। संयुक्त स्वास्थ्य संचालक ने ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी आदि के साथ ही शिशु वार्ड की सुविधाओं की भी जानकारी ली। गरीबों को दी जाने वाली दवाइयों के स्टॉक रजिस्टर व अन्य पत्रकों की भी जांच पड़ताल की। हालांकि इस दौरे के बाद संयुक्त स्वास्थ्य संचालक अस्पताल की व्यवस्थाओं व सुविधाओं से फौरी तौर पर संतुष्ट नजर आए। मीडिया से चर्चा के दौरान खस्सू ने स्वीकार किया कि यहां डॉक्टर व स्टाफ के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी कमी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कमियां यही नहीं पूरे प्रदेश में हैं। एक तो ये है कि कुछ रेफरेंट जैसा बताया इन्होंने कि कई पेशेंट रेफर वगैरह हो जाते हैं, वो सबसे मेन समस्या दिखाई दे रही है। आगे डॉक्टर्स की भी कुछ शॉर्टेज है, काफ़ी कमी है। रात के समय क्योंकि यहाँ की मुख्य समस्या है कि रात के समय यहाँ डॉक्टर नहीं, वो ये बताया मेरे को, स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है। और सोनोग्राफी को लेकर एक मुख्य समस्या हमेशा बनी है। डॉक्टर्स हैं और कई ऐसी जो है, जो देखिए ये तो एक बड़ी जनरल समस्या है, डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट की कमी पूरे प्रदेश में है, वो उसका असर यहाँ पे भी हो रहा है। सुबह एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने युवक की पीठ में ऐसा चाकू मारा कि वह उसके शरीर में ही फंस गया। युवक इसी हालत में जैसे तैसे थाने पहुंचा, जहां से इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले में संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद की बात सामने आई है। घायल युवक का नाम हेमराज पाल है। द्वारकापुरी में रहने वाला हेमराज पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। सुबह हेमराज अपने घर से काम पर जाने के लिए बाइक से निकला था, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने हेमराज की पीठ पर चाकू मारा। हमलावरों ने इतनी ताकत से वार किया कि चाकू हेमराज की पीठ में ही धंस गया। हेमराज ने इस हालत में भी अपना धैर्य नहीं खोया। वह इसी हालत में बाइक चलाते हुए चंदन नगर थाने पर पहुंच गया। थाने में पुलिसकर्मियों ने जैसे ही हेमराज को देखा, उसे तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए एमवा अस्पताल भिजवाया, जहां हेमराज का इलाज जारी है। ये मतलब एक व्यक्ति थाने के अंदर चाकू लगा हुआ था पीठ पे, उसकी पीठ पे करीब 4 इंच चाकू घुसा हुआ था और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ से हमने उसको मतलब कवर किया। तो खुद ही थाने पहुँच गया था? खुद ही थाने, मतलब उसको हमें तो पुलिस के द्वारा जानकारी मिली कि कोई पेशेंट आया है, सब तो बोले जल्दी करो, तो हम लोग फिर वहाँ से भागे और फिर उसको वहाँ से हमने ट्रीट किया, मैनेज किया। तो ये लगभग आधा किलोमीटर दूर घटनास्थल है? जी हाँ। तो खुद ही आगे थाने? ये थाने किसी बाइक से आया, बाइक से पीछे डायरेक्ट चाकू मारी हुई। चंदन नगर पुलिस ने आशंका जताई है कि हेमराज पर उसके परिवार वालों ने ही हमला करवाया है, क्योंकि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। अपने खंडवा रोड पे इसकी साइड चलती है इलेक्ट्रिक की, वहाँ जा रहा था, इसको वहाँ से पीछे से चाकू मारा। ये सीधा मैं चाकू की गाड़ी से थाने आ गया। जैसे इसका चाकू देखा वैसे इसको वहीं 108 खड़ी थी, उसमें लेके सीधे हम। किसने चाकू मारा ये इसने अभी तक नहीं बताया। इसका ये रंजिश के भाई प्रेम और उसकी माँ चल रहा है, क्योंकि ये एक ही मकान में रहते हैं। इसके माँ और भाई उससे मकान खाली करना चाहते हैं। क्या बता रहा है इसने? अभी तक बताना नहीं बताया? नहीं, और जिससे कोई विवाद नहीं है। 2 घंटे की मेहनत के बाद डॉक्टर्स ने चाकू निकाला। मामले में पुलिस हेमराज के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है।
जिला व हाईकोर्ट के वकीलों ने गुरुवार को हड़ताल कर दी। साथ ही वकील पर मारपीट के मामले में प्रकरण दर्ज किए जाने से वकील खफा थे। वकीलों ने कोर्ट परिसर में जमकर नारेबाजी की और न्यायिक कार्य नहीं किया। अभिभाषक संघ ने आरोप लगाया कि अभिभाषक देवेंद्र सिंह गौतम के साथ पुलिस द्वारा बुधवार की रात को अभद्र व्यवहार और मारपीट कर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया। इसके चलते वकीलों ने गुरुवार को हड़ताल कर दी और कोर्ट परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद यादव का कहना था कि पुलिस द्वारा वकीलों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही व अभद्र व्यवहार के विरोध में हड़ताल की गई। पुलिस वालों ने अभद्र व्यवहार किया उनके साथ, किया कि निकालता क्यों नहीं है और नहीं तो जल्दी से 300 रुपये दे और जा। उसने बोला भैया मैं एडवोकेट हूँ, सभ्यता से तो पेश आओ, बता ही रहा हूँ, मैं आपको कागज़ दे रहा हूँ। एक मेरे पास में फोटोकॉपी थी, वो उसने दिखाया अभिभाषक बंधु ने कि ओरिजिनल में मंगा ही रहा हूँ। उन्होंने बोला आप तो एक काम करो 300 रुपये दे दो और यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने बोला मैं नहीं दूंगा, आप मेरा चालान बना दो, कोर्ट के अंदर में ये पैसा भर दूंगा जो भी दंड होगा मेरे पे। उससे भी नहीं आते बना और उसके साथ अभद्र व्यवहार चालू कर दिया, मारापीटी चालू कर दी। उन्हीं के एक साथी ने पुलिस के बट से लेकर उसके मुंह के ऊपर मारा और ये गौतम और उसका भाई जो था, इन दोनों के साथ में मारपीट करी और 3 लोगों को इन लोगों ने मुलजिम बनाया कि शासकीय कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार। गौरतलब है कि जब वकील न्यायिक कार्य नहीं करते हैं तब जिला कोर्ट, परिवार न्यायालय और उपभोक्ता फोरम में विचाराधीन सैकड़ों केस की तारीख आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण पक्षकारों को भारी परेशानी होती है। जसवीर सिंह छाबड़ा की हत्या के 2 फरार आरोपी आखिरकार क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ ही गए। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 2 राज्यों की पुलिस ने 22,000 का इनाम रखा था। गौरतलब है कि पिछले दिनों सूरज पारती गिरोह से हुई मुठभेड़ के दौरान ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे। वहीं सूरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सिल्वर स्प्रिंग के पास पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान फरार हुए कुख्यात बदमाश पवन पिता बापूड़ा पारदी और काड़ा उर्फ करण सिंह पिता दूध सिंह पारदी निवासी खेज राचक को क्राइम ब्रांच की टीम ने गोधरा से धर दबोचा। आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने उस वक्त पकड़ा जब वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से जाने की फिराक में थे। गौरतलब है कि दोनों आरोपी टिम्बर व्यवसायी जसबीर सिंह छाबड़ा की हत्या के बाद से ही फरार थे। एडिशनल एसपी मनोज राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि पकड़े गए आरोपी पवन और काड़ा पर इंदौर, गुना और जयपुर पुलिस ने 22,000 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। पवन और काड़ा दोनों के ऊपर आईजी इंदौर द्वारा 15,000 हजार रुपये का रिवार्ड, एसपी गुना द्वारा वहाँ के हत्या के प्रकरणों में वांछित होने पर 5,000 हजार रुपये का रिवार्ड, और जयपुर में इन्होंने डकैती डाली थी जिसमें एक महिला की हत्या भी हुई थी। उस प्रकरण में 2-2 हजार रुपये का रिवार्ड इनके विरुद्ध घोषित था। बदमाश पवन और काड़ा पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुल 28 से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज हैं। दोनों आरोपियों से पुलिस शहर में हुई कई बड़ी वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। वाणगंगा क्षेत्र में मंगलवार रात बदमाशों द्वारा मचाए गए उत्पात के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। गौरतलब है कि मंगलवार रात की घटना को लेकर विधायक सुदर्शन गुप्ता ने पुलिस पर काफी दबाव बनाया था। बाणगंगा मेन रोड पर उत्पात मचाने वाले 8 आरोपियों की तलाश में पुलिस ने छापामार कार्यवाही कर बुधवार रात 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम पिंटू प्रभुदयाल कश्यप, गोलू मुन्ना लाल कश्यप, संजय मनोहर, दीनू, धीरज और मनीष है। गौरतलब है कि पकड़े गए आरोपियों ने मंगलवार रात चाकू और बेसबॉल के डंडे लेकर क्षेत्र में काफी देर तक उत्पात मचाया था। इस दौरान आरोपियों ने कई घरों और वाहनों में तोड़फोड़ के साथ कई लोगों से मारपीट भी की थी। उधर घटना के बाद विधायक सुदर्शन गुप्ता ने डीआईजी एसआई मनोहर के समक्ष अपना आक्रोश भी व्यक्त किया था। एएसपी दिलीप सोनी ने बताया कि बाणगंगा पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अलग अलग शिकायतों के आधार पर 6 प्रकरण दर्ज किए थे। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपी पकड़ लिए हैं। जो झगड़े की जो शुरुआत बताई गई है वो एक बच्चों के आपस में झगड़े को लेकर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर उनके जो परिजनों में आपस में झगड़ा हुआ।
तो सर क्या नशे की हालत में थे क्या इनने ये नाइट नहीं, इस तरह की कोई घटना नहीं थी। उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। और कितने आरोपी विशेष अभी शेष आरोपियों को पकड़ धकड़ अभी के लिए टीमें रवाना हुई है और शीघ्र ही जो भी इस घटना में जितने भी आरोपी थे उन सबको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाणगंगा में हुए उत्पात में शामिल 6 आरोपियों को पकड़कर पुलिस भले ही अपनी पीठ खुद थपथपा रही हो, मगर असल बात यह है कि अब भी मुख्य 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। आइए रुक करते हैं न्यूज़ फास्ट की ओर। इंडेक्स मेडिकल हॉस्पिटल व प्रेस क्लब इंदौर के द्वारा गुरुवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हार्ट, डायबिटीज, ब्लड शुगर समेत तमाम बीमारियों की जांच की गई व उपचार के लिए परामर्श दिया गया। एक पत्रकार वार्ता में डॉक्टर आनंद मोहन माथुर ने कहा कि पत्रकारों का स्वस्थ होना शहर के लिए खास तौर पर जरूरी है। अगर पत्रकार स्वस्थ होंगे तो शहर की खबरें तय वक्त पर लोगों को मिल सकेंगी। शिविर में आए डॉक्टर्स द्वारा सैकड़ों सदस्यों व उनके परिजनों का उपचार शिविर के दौरान किया गया। नगर निगम अमले ने भंडारी ब्रिज के नीचे बने बोगदे से दुकानदारों का कुछ माल जब्त किया। अमले ने दुकानदारों को 4 दिन की मोहलत देकर बाकी माल हटाने को कहा है। गुरुवार को नगर निगम की रिमूवल टीम ने भंडारी ब्रिज के नीचे बने बोगदे से दुकानदारों का जाली फाटक का सामान जब्त किया। रिमूवल अधिकारी भरत सिंह चौहान ने बताया कि अमले ने हर एक दुकान से 4-4 नग लोहे के जाली फाटक जब्त किए हैं। रिमूवल अधिकारी का कहना था कि जाली फाटक का काम करने वाले व्यापारी अपना माल दिए समय में नहीं उठाते हैं तो अमला बड़ी कार्रवाई कर रोड पर अतिक्रमण कर रहे माल को जब्त कर लेगा। चर्चित पप्पू भागीरथ हत्याकांड में फंसे तत्कालीन जेल अधीक्षक लालजी मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। न्यायालय में लालजी की ओर से रिकॉर्ड मांगने के आवेदन को खारिज करते हुए कोर्ट ने बहस के लिए अंतिम अवसर दिया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 1 अगस्त तय की है। गौरतलब है कि माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 17 जुलाई 2011 को तत्कालीन जेल अधीक्षक इंदौर लालजी मिश्रा के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें मिश्रा का गिरफ्तारी वारंट 7 फरवरी 2012 को जारी हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। पर्यटन स्थल तिंसा फॉल में 2 लोगों के डूबने की आशंका, कपड़ों से हुई पहचान। खजराना इंदौर के रहने वाले बताए गए, सूचना से फैली सनसनी। भविष्य में हमें परमाणु ऊर्जा पर ही निर्भर होना पड़ेगा, कहा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. सिन्हा ने। कोयला और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से खत्म होने पर जताई चिंता। इन्वेस्टर्स मीट को लेकर तैयारियां तेज, मंत्री ने बैठक ले दिए निर्देश। अक्टूबर अंत में होने वाली मीट तक PRTS पूर्ण करने में प्रशासन ने जताई असमर्थता। छोटी खजरानी मस्जिद का मामला रमजान समाप्ति तक टला, बैठक रही नाकाम। समाजजनों ने वक्फ बोर्ड के मुफ्ती के पाले में डाली गेंद, कहा अल्लाह की जमीन देना उनके बस में नहीं। सावन के बाद लगेगी त्योहारों की झड़ी, रक्षाबंधन के लिए तैयार बाजार। बहनों को लुभा रही आकर्षक राखियां, खरीदारी शुरू, चहल पहल भी बढ़ी। सब्जियों पर मानसून की बेरुखी का साया, आसमान पर पहुंचे दाम। महंगी सब्जी खरीदने को मजबूर है लोग, दाल की हो रही थाली से दूर। और युवक की पीठ पर घोंपा चाकू, अंदर तक घुसा युवक ने दिखाया साहस। चाकू लगी हालत में पहुंचा थाने, प्रॉपर्टी विवाद की बात आई सामने।